पाकिस्तान में कभी पैसे की कमी नहीं हुई 2014 से पहले। 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, तब भारत को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 7 दिन का तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 2006 में अरेस्ट हुए, 2007 में जजमेंट आया, 30 साल की जेल हुई, फिर वो बीमारी से मर गया। बोला था इस सेशन में हम ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, हम यहाँ कोई बाईपास करने नहीं बैठे, चीर फाड़ करेंगे तथ्यों की और उसको कनेक्ट करेंगे। पीछे चलते हैं 1947। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, जिसको लीगली मैं आज भी पाकिस्तान नहीं मानता हूँ, इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी मानता हूँ। तो मेरे लिए पाकिस्तान कोई देश नहीं है, इट इज इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी। पाकिस्तान बना 3-4 मुद्दों पे, जो बॉटम बुलेट्स पॉइंट्स थे: कश्मीर, रियासत मदीना, मुसलमानों का चौधरी और भारत को बर्बाद करना। भारत को बर्बाद करने का अर्थ है कि गजवा हिंद, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये 4 मुद्दे हैं जिस पे पाकिस्तान बना था। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है आज की डेट में, 22-25 करोड़, उससे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और भारत की पॉपुलेशन आज ऑफिशियली 140 करोड़ के ऊपर है। अब 1947 में बंटवारा कैसे हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से नहीं था बंटवारा, भारत के लोगों ने करा था जो भारत में ही रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आप बोल सकते हैं कि वो हिंदू थे। बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद, भारत से तेजी से प्रगति करता रहा। पाकिस्तान में कभी पैसे की कमी नहीं हुई 2014 से पहले। पाकिस्तान के पास कभी, पाकिस्तान ने कहीं भी भीख नहीं मांगी। उसके बाद इतना पैसा था, कहीं भीख नहीं मांगी, और उस पैसे का इस्तेमाल उसने जो 4 एजेंडा हैं उसको फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल किया। ये भी आप सबको पता है। अब आते हैं 1980, जब वीपी सिंह सरकार थी, तब भारत को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था क्योंकि हमारे पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। 7 दिन का तेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। भारत की फाइनेंशियल हालत वो थी, और उस सरकार में श्री सुब्रमण्यम स्वामी सर कॉमर्स मिनिस्टर थे, जो कि आज बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट। तो वो कॉमर्स मिनिस्टर थे जब भारत को अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था। और ये मैं किसी कारणवश तथ्य बता रहा हूँ, अंत में आप लोग शांति से सुनिए, चाहे तो पेन और पेपर लेके नोट कर लेना, क्योंकि अभी मैं डेट्स बताऊंगा। 1980 में एक व्यक्ति सऊदी अरेबिया गया था और उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल करीम तेलगी। अब्दुल करीम तेलगी के पिता की डेथ बचपन में हो गई थी। अब्दुल करीम तेलगी ठेले पे और मुंबई की ट्रेनों में फल और सब्जी बेचा करता था, और 1980s में, मिड 1980s में, अराउंड एंड ऑफ 80s में वो सऊदी अरेबिया चला गया और वहां काम करने लगा। और जो काम उसने करा था वो ये था कि फेक पासपोर्ट, फेक इमिग्रेशन सील और फेक ईसीएनआर स्टैंपिंग। भारत आने के बाद 7 साल बाद वो भारत आया, और भारत आने के बाद उसने काम शुरू करा काउंटर फिटेड फेक स्टैम्प पेपर का। स्टैम्प पेपर पूरे भारत में इंश्योरेंस कंपनीज में, बैंक्स में, जुडिशरी में, हर जगह जाते थे, उसके एजेंट थे। उसने 9,000 रुपए महीने के रेवेन्यू पे कुछ 300 एजेंट्स को हायर करा हुआ था, और वो एजेंट उसके पेपर इन ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में सप्लाई करते थे। पेपर कहाँ से आता था? मशीन कहाँ से आती थी? नासिक प्रेस से सेकंड हैंड मशीन, डिस्कार्डेड मशीन, जो कि डिस्कार्ड हो जाती है, उसको खरीद के रिफर्बिश करके स्टैम्प पेपर छापते थे। 2006 में अरेस्ट हुए, 2007 में जजमेंट आया, 30 साल की जेल हुई, और फिर वो बीमारी से मर गया। खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जब ये स्कैम ब्रेकआउट हुआ था, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन था और सरकार किसकी थी? चलिए सरकार बता देते हैं, वो तो सभी को पता है। हमारे कांग्रेस की सरकार थी।
1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था। मुंबई बम ब्लास्ट किसने करा था? मुंबई बम ब्लास्ट दाऊद के लोगों ने करा था। ये भी आप सबको पता है। 1992 में एक और व्यक्ति अरेस्ट हुआ था जिसका नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर थे। मैं हर्षद मेहता की डिटेल में नहीं जा रहा कि वो सही करते थे गलत करते थे, वो इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है। और चूंकि वो ऐसा वक्त था जब हम कॉलेज वगैरह में थे और यंग थे, इतना इंटरेस्ट नहीं था इंटेलिजेंस गैदरिंग में, तो और इससे जुड़े हुए भी नहीं थे, तो तब हमने इसको नहीं करा। लेकिन अभी पुराना हो गया, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज कर रहा हूँ। हर्षद मेहता इसलिए अरेस्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने किसी की टांग पे पैर रख दिया था। वो कौन था जिसकी टांग पे पैर रखा था, वो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे समय बदला, तो तेलगी का मैंने आपको बताया। उसके बाद 1996 में अटल जी की सरकार आई, जो 13 दिन की सरकार थी। उसके बाद 1998 से 1999 तक अटल जी की सरकार रही, लगभग 1 साल की। और अटल जी की सरकार में 3 बहुत बड़े काम हुए थे, मतलब इवेंट हुए थे। पहला इवेंट था न्यूक्लियर टेस्ट, वो 1 साल के पीरियड की बता रहा हूं। न्यूक्लियर टेस्ट, कारगिल वॉर और IC-814 का हाईजैक। ठीक। न्यूक्लियर टेस्ट से किसको सबसे ज्यादा खतरा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। कारगिल वॉर किसने करी? पाकिस्तान। IC-814 किसने हाईजैक करा? पाकिस्तान। IC-814 अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, थोड़ा एक्सटेंसिव सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एक सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी, वो उसके पास हाईजैक की इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस थी, लेकिन वो इंटेलिजेंस अटल जी की सरकार को केंद्र में पास नहीं करी गई। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा IC-814 के हाईजैक में जो पैसेंजर लिस्ट थी, उसमें एक पैसेंजर ऐसा था जिसका रिश्ता भारत के एक परिवार के साथ था, और वो स्टैम्प पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड भारत को बेचता था। IC-814 जब हाईजैक हुआ, तो जैसे इमोशनल ब्लैकमेल होता है, बरखा दत्त पैसेंजर्स की फैमिलीज को लेके अटल जी के घर पे गए थे और उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर बनाया गया था कि हाईजैकर्स को और उनकी डिमांड को पूरा करा जाए, जिसमें मसूद अजहर को छोड़ना। और वो प्रेशर बनाया गया, जिस प्रेशर इमोशनल प्रेशर था, तो इमोशन और सारा मीडिया लग गया था। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मीडिया किससे जुड़ा हुआ है और किसके लिए भारत में काम करता था। IC-814 के निगोसिएशन के लिए कंधार जो गए थे, उनका नाम था अजीत डोभाल। अजीत डोभाल IB के थे। उस पीरियड में IB के जो जॉइंट डायरेक्टर थे, उनका नाम पता है क्या था? AS दौलत, जो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड के साथ फोटो आपने देखी ही है, और जो ISI के चीफ के साथ मिलके किताब लिखते हैं। मतलब दुनिया में यह पहली बार हुआ है कि 2 कट्टर विरोधी देश के 2 इंटेलिजेंस चीफ मिलके, मतलब क्या हो रहा है यार, ये था क्या? सीरियसली। अब अटल जी के दूसरा
पहलू देखते हैं। 1990 अब 13 जो सरकार बनी थी वो गिर गई। उसके बाद 1999 से 2004 के बीच में अटल जी की सरकार आई। 2001 में क्या हुआ? पार्लियामेंट अटैक। यस। किसने करा? पाकिस्तान। 2002 में गुजरात के दंगे हुए। गुजरात के दंगे कैसे हुए थे? गोधरा में ट्रेन में आग राम लगा। भक्तों को जिंदा जलाया गया था। हम्म। ठीक, यस। राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था। 2002 के गोधरा की बात कांग्रेस कभी करती है? आपको अटल जी का समझ में आ गया। अब एक चीज जो नई है यहां पर वो ये है, अब मुझे इसके तथ्यों की जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो मैं नहीं निकाल पाया और टाइम पीरियड मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अटल जी ने एक कंपनी के साथ जो भारत को नोट छापने का कागज और सिक्योरिटी थ्रेट देती थी उसको बैन करा था। और उसके बाद आपका पार्लियामेंट अटैक और गुजरात हुआ। शायद उससे पहले IC-814 का हाईजैक भी था। कंफर्म नहीं है मेरे पास, मैं फिर बोल रहा हूं ये तथ्य कंफर्म नहीं है मेरे पास। लेकिन जो हमारे डिस्कशन में बात आती है उसमें बात है, इसका तथ्य मैं नहीं निकाल पाया, वो जब निकालूंगा तब आपको बताऊंगा। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि 1947 में पार्टीशन के बाद जो एक मुख्य एजेंडा था पाकिस्तान का था वो था भारत को बर्बाद करना। आप में से शायद कुछ लोगों ने सुना हो, एक ISI का स्टेटमेंट आया था, काफी पहले की बात है। हम्म। मतलब 2000 अटल जी के ही टाइम की बात है शायद, या उसके बाद की, कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बर्बाद होगी? भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करके। भारत की इकोनॉमी कैसे बर्बाद होगी? जब आप काउंटर फिटेड नोट छापेंगे। तेलगी स्कैम मैंने यहां पर इसलिए बताया क्योंकि तेलगी स्कैम से लगभग $2 बिलियन के गड़बड़ी हुई थी। $2 बिलियन की गड़बड़ी इतनी नहीं थी कि भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा सके। मैंने आपको अभी बताया तेलगी कहां से आया था? सऊदी अरेबिया से, 7 साल। क्या तेलगी की ट्रेनिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में? ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, इस पे किसी शायद एजेंसीज ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्या तेलगी का ट्रेनिंग हुई थी काउंटर फिटेड स्टैम्प पेपर में? अब आगे आते हैं। तो आपको तेलगी समझ में आ गया, आपको AS दौलत समझ में आ गए, और यही AS दौलत हैं जिनको कुछ YouTube चैनलों ने अपने चैनल पे बुला के डोवाल साहब की खूब मजाक बनाई थी और उनको इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया गया। चैनल कौन है आप सब जानते हैं, उसके लिए मुझे नाम लेने की, अपनी जबान गंदी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वैसे भी मतलब मसाला लेने के लिए बहुत सारे चैनलों को फॉलो करते हैं। AS दौलत जॉइंट डायरेक्टर थे 1988, IB के जॉइंट डायरेक्टर थे, IB कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर थे 1998 से 1990। 1990 में क्या हुआ था? कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था। ब्रूटल जेनोसाइड हुआ था, पेनफुल जेनोसाइड हुआ था। IB डायरेक्टर कौन था? AS दौलत।
1999 से 2000 एएस दौलत रॉ के चीफ थे, जब आईसी 814 दिसंबर 99 में हाईजैक हुआ था और अजीत डोभाल जी को नेगोशिएशन के लिए भेजा गया था। एक बात आपको यहां याद हो, जो फिर पुराने रेफरेंस पे जाती है, जिसका मैंने आपके चैनल पे एक बार डिस्कशन करा था, छोटा सा क्लिप लोगों ने उठा के वायरल कर दिया। जब आई के गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे, तब कॉमोडोर नाम क्या था यार, भास्कर, कॉमोडोर भास्कर एडवाइजर थे सौरभ आई भास्कर के पिताजी। आई के गुजराल प्रधानमंत्री के एडवाइजर थे, और उस टाइम ये डिसीजन लिया गया था कि पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने के लिए हमें एक दूसरे के एसेट्स की लिस्ट एक्सचेंज करनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो अपनी लिस्ट नहीं दी, हमने आई के गुजराल की सरकार ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी, और लगभग 200-250 हमारे जो एसेट्स थे वो एलिमिनेट कर दिए गए। और इसीलिए कांधार हाईजैक में डोभाल साहब को खुद जाना पड़ा, क्योंकि हमारा वहां पर कोई भी, क्या कहना चाहिए, नेटवर्क नहीं था पाकिस्तान में या कंधार में। और इन्हीं एएस दौलत को कुछ चैनल अपने चैनल पे पैसा कमाने के लिए बुलाते हैं, और फिर अजीत डोभाल जैसे इंसान की, जिसने अपना जीवन खपा दिया देश के लिए, उस इंसान को मजाक बनाते हैं। आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए। तेलगी 4 पॉइंट, तेलगी, आई के गुजराल, एएस दौलत, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अब आते हैं क्रक्स पे, जो आज की रिपोर्ट है। अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम कौन थे और कौन हैं? रादर थे नहीं, भगवान करे उनको लंबी उम्र मिले, क्योंकि अभी तो जेल और कोर्ट भी जाना है, तो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, हम भी देखना चाहते हैं। आईएएस अफसर है। अरविंद मायाराम की माताश्री का नाम है इंदिरा मायाराम। इंदिरा मायाराम गहलोत सरकार में, ये ड्यूरेशन है 1998, गहलोत सरकार में मंत्री थी। और अरविंद मायाराम के पिताजी श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी जी 1950s के एरा में केंद्र सरकार में कांग्रेस के मंत्री थे। तो अरविंद मायाराम का परिवार, माता पिता दोनों ही कांग्रेसी। तो अरविंद मायाराम किसके लिए काम करेंगे, देश के लिए या कांग्रेस के लिए? क्योंकि अगर कांग्रेसी हो तो आप देश के लिए काम नहीं करते हो। बड़ी बात बोल रहा हूं, बुरा लगे तो क्षमा करें, पर यह सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। अरविंद मायाराम इकोनॉमिक एडवाइजर, आज की डेट में अरविंद मायाराम इकोनॉमिक एडवाइजर हैं राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत की सरकार में, वहीं जहां उनकी माताश्री मंत्री थी। अब अटल जी, जैसे मैंने कहा, मेरे पास तथ्य नहीं है, मेरे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है। कभी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जब मेरी मीटिंग वगैरह होंगी, और ये रेफरेंस पॉइंट मेरे प्रायोरिटी पे है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, और ये कोशिश करूंगा जानने की, अटल जी ने जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा था या कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था नोटों के पेपर और सिक्योरिटी थ्रेड में, उस कंपनी का नाम क्या था और उसका ओरिजिन क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, और करा भी था या नहीं करा था वो भी देखने की बात है। फिलहाल 2004 में जब अटल जी की सरकार गई और यूपीए की सरकार आई, और उससे पहले
आपको ये जानना जरूरी है कि यूपी की सरकार में प्रधानमंत्री, जो आप सब जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा कि वो रबर स्टैम्प प्रधानमंत्री थे। असली प्रधानमंत्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनएसी की हेड श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। फाइल से लेके रोज फाइलें जाती थी, वो इवैल्यूएट करती थी, फाइलों में बताती थी कहाँ साइन करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको क्या करना है। तो यानी ये बात भी बड़ी क्लियर है कि मंत्रियों का अपॉइंटमेंट सोनिया गांधी करती थी रादर देन प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करते थे, सोनिया गांधी करती थी। अब आप बात समझो, मतलब मिनिस्टर एज वेल एज ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना, पूरी सप्लाई चेन जो है उसकी कहां पर किसका प्लेसमेंट होना है, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी करती थी, ना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 में ब्रिटिश कंपनी डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है नोटों के पेपर की और सिक्योरिटी थ्रेट की। ये भी कहा जाता है कि डेलारू का ही एम्प्लॉय था या ओनर थे जो आईसी 814 में थे, जिनको रिलीज करने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करा गया था अटल जी को, अटल जी की सरकार को, और अंडर पीपल प्रेशर मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा ताकि सारे पैसेंजर रिलीज हों। यही कारण है कि मोदी की सरकार आने के बाद एक रूल पास करा गया सरकार के कि अगर हाईजैक प्लेन होता है तो भारत की एजेंसियों को और भारत की एयरफोर्स को फुल पावर है उस प्लेन को, अगर वो भारतीय एयर स्पेस में है और वो लैंड नहीं करता इंस्ट्रक्शन के बाद, तो उसको वहीं पर उड़ा दिया जाए। ठीक है, ये है वाकई में, आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल पे, ये इसीलिए बना था। तो 2004 में डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सिक्योरिटी थ्रेट का और पेपर का। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था 2004 में? श्री पी चिदम्बरम।